में कुल 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसकी सरगर्मियां बहुत तेज हो गई हैं। सरगर्मियां इस मामले में भी बहुत तेज हैं क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष सरकार पर हमलावर रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर हमलावर रहा है, उसको लेकर के यह लिटमस टेस्ट भी है कि विपक्ष के मुद्दे वोटरों को और आम जनता को रास आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि सरकार तो कहती रही है कि तमाम विकास के दावे करती रही है, यही नहीं नौकरियों को लेकर के, रोजगार को लेकर के भी तमाम बातें सरकार करती रही है कि बड़े पैमाने पर नौकरियां दी गई हैं, 3 लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं, इसका आंकड़ा भी हाल ही में आया है। लेकिन असल सवाल है कि इन सब मुद्दों को विपक्ष झुठलाता रहा है और ग्राउंड की बात करता रहा है कि किसान बदहाल है, युवा बेरोजगार है, छात्र सड़कों पर हैं, लेकिन सरकार उनकी सुन नहीं रही है। अब 8 सीटों पर एक तरीके से सत्ता पक्ष और विपक्ष का लिटमस टेस्ट होगा और इस टेस्ट के बाद ही यह तय हो जाएगा कि हकीकत क्या है और जनता के मुद्दों को विपक्ष उठाने में नाकाम है या उसको उठाने में कारगर साबित हो रहा है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का सीधे तौर पर टकराव यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये दोनों पार्टियां ऐसी हैं जो सीधे तौर पर आम आदमी के मुद्दों पर सड़क से लेकर के सदन तक लड़ती रही हैं। हालांकि कांग्रेस भी पिछले 5-6 महीनों में मुखर हुई है जब से अजय कुमार लल्लू उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उपचुनाव में जो बड़ी पार्टियां होती हैं और कहा जा सकता है कि जो सरकार होती है जिसकी, उसके बीच और 1-2 पार्टियों के बीच ही मुकाबला मुख्य रूप से देखने को मिलता है। और एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, उसको हम आपको बताने की कोशिश भी करेंगे। मायावती का फैक्टर काफ़ी अहम हो गया है। सवाल यह है कि आखिर मायावती किसके साथ जाएंगी, मायावती इस बार चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब लोकसभा के उपचुनाव हुए थे 3 सीटों पर, तो समाजवादी पार्टी से अलायंस कर मायावती ने एक तरीके से उपचुनाव में लड़ने का मन बनाया था। उपचुनाव उन्होंने लड़ा भी, उसके सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिले थे, सकारात्मक रिजल्ट भी आए थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महागठबंधन कहा जा सकता है धड़ाम हुआ है, गिरा है, उसके बाद मायावती का जो रुख रहा है और हाल के दिनों में जो मायावती ने जिस तरीके से सरकार को, या कहा जा सकता है केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी है, उसको लेकर के भी आम आदमी के मन में भी, वोटरों के मन में भी एक संशय पैदा हुआ है कि क्या कुछ उपचुनाव में देखने को मिलेगा और उपचुनाव का रिजल्ट या उपचुनाव में जो रणनीति दिखाई देगी वह विधानसभा के आम चुनाव में, जो 2022 में विधानसभा का आम चुनाव होगा, उसमें निश्चित रूप से उसका एक बड़ा हिस्सा देखने को मिलेगा, एक बड़ी रणनीति देखने को मिलेगी। क्योंकि सभी राजनीतिक पार्टियां अपने आप को चुनाव के लिए तैयार करती हुई दिखाई दे रही हैं। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 8 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में 2022 में विधानसभा चुनाव के पहले होने वाले इस उपचुनाव को 2022 की सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। इस चुनाव में एक और जहां सत्ताधारी भाजपा की प्रतिष्ठा दांव पर है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष को यह साबित भी करना है कि कैंडल मार्च और ताली थाली का जो कार्यक्रम हुआ उसका वोटरों पर क्या असर पड़ा है। 8 सीटों पर हो रहे विधानसभा उपचुनाव को लेकर के कहा जा रहा है कि इसकी रणनीति भाजपा और बसपा ने मिलकर तैयार कर ली है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इसे सपा को चुनाव में हराने के लिए दोनों ही पार्टियां ऐसे उम्मीदवारों को टिकट देंगी जिससे सपा की सीटें फंस जाए। इसे प्लान सी नाम दिया गया है। सी का मतलब होता है कैंडिडेट, यानी इस बार कैंडिडेट पर काम किया जाएगा। वोटरों पर काम करना एक अलग बात है। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी या उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपनी एक बड़ी टीम लगा दी है, कैबिनेट मंत्रियों से लेकर के राज्य स्तर के मंत्रियों की। लेकिन प्लान सी पर जो काम हो रहा है उसकी चर्चा काफ़ी तेज है और कहा यह जा रहा है कि प्लान सी मतलब कैंडिडेट होता है और कैंडिडेट को लेकर के उपचुनाव में भाजपा यदि वर्तमान तो में से जो 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी की हैं वह सभी सीटें जीत जाती है, तो विपक्ष के जो सरकार विरोधी रुझान का एक दावा था उसको बड़ा धक्का लगेगा और बल्कि विधानसभा आम चुनाव को लेकर भी विपक्ष को नई रणनीति बनानी पड़ेगी। वर्तमान समय में जो देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और बसपा को लेकर यह कहा जा रहा है कि उपचुनाव में मायावती उम्मीदवार पहले तो नहीं उतारती रही हैं, लेकिन इस बार भाजपा के दबाव में वह उतार सकती हैं। इस मुद्दे को लेकर बातचीत जोरों पर चल रही है। मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर गोरखपुर, फूलपुर और कैराना लोकसभा सीट पर पहली बार उपचुनाव लड़ा था। हालांकि तीनों ही सीटों पर
गठबंधन को जीत मिली थी। भाजपा ने गठबंधन की ताकत देख ली है। इसी ताकत को अपनी ओर भाजपा मायावती से ऐसे उम्मीदवार उतारने को लेकर रणनीति पर काम कर रही है जिससे समाजवादी पार्टी को उसकी ही सीट पर हराया जा सके। बहुजन समाज पार्टी भाजपा के दबाव के आगे यदि झुकती हैं तो उन्हें विधानसभा के उपचुनाव में उम्मीदवार उतारने पड़ेंगे। हालांकि रणनीतिकारों का यह भी कहना है कि हो सकता है मायावती उपचुनाव लड़ने से इनकार कर दें। इसकी संभावना भी जताई जा रही है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है क्योंकि मायावती का हाल के दिनों में जो रुझान देखने को मिला है वह मोदी और योगी के लिए अच्छा रहा है। ऐसे में भाजपा हाईकमान जो तय करेगा उसी के अनुरूप मायावती उपचुनाव को लेकर रणनीति बना सकती हैं। जिन 8 सीटों पर चुनाव होने हैं उसमें 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के कोटे की हैं और 2 सीट समाजवादी पार्टी के कोटे की रिक्त हुई है। ऐसे में किसी भी कीमत पर सपा 2 से अधिक सीटें जीतना चाहेगी, जबकि भाजपा की कोशिश होगी कि वह अपनी 6 सीटें बरकरार रखते हुए सपा के कोटे की सीट को झटक सके। और यही वजह है कि पूरी लड़ाई समाजवादी पार्टी बनाम भाजपा होती जा रही है। अब असल सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी 2 सीटों से आगे बढ़ पाती है या भारतीय जनता पार्टी अपनी 6 सीटें बचा पाती है। इस रणनीति पर दोनों ही पार्टियां काम कर रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को लेकर के यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने प्रदेश में पूरी तैयारी का जिम्मा संभाल लिया है। भाजपा ने इसकी तैयारी के लिए नेताओं को मैदान में उतार दिया है। 8 सीटों में 6 सीटों पर भाजपा का कब्जा था, लेकिन स्वार और मल्हानी सीट पर सपा की जीत हुई थी। भाजपा अपनी 6 सीटों को फिर से हासिल करना चाहती है। साथ ही सपा के कब्जे से 2 सीटों को छीनने की जुगत में है। इन सीटों पर उपचुनाव योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव के लिए लिटमस टेस्ट की तरह है। भाजपा अपनी सीटों को बचाने में कामयाब नहीं होती है तो यह पार्टी के लिए एक बड़ा झटका होगा। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हाल में तैयारियों का जायजा लेने के लिए आगरा गए थे और वहां पर टुडला विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इससे पहले वे देवरिया भी गए थे। इसी तरह भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल नौगवां सादात विधानसभा क्षेत्र गए थे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उन्नाव में बांगरमऊ क्षेत्र में जाकर चुनावी तैयारियों का हालचाल जाना। हाल में पार्टी नेताओं के साथ हुई बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश भी दिए थे कि उप मुख्यमंत्री और बाकी जो मंत्री हैं और नेता हैं वह सब मिलकर सरकार की योजनाओं को सबसे पहले जनता तक पहुंचाएं, जनता को बताएं। घाटमपुर विधानसभा क्षेत्र में उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य गए, जहां उन्होंने जनता डिग्री कॉलेज का उद्घाटन किया और विकास के लिए करोड़ों की लागत वाले 71 परियोजनाओं का ताबड़तोड़ शिलान्यास किया था और इसको विधानसभा उपचुनाव की तैयारी के रूप में ही देखा जा रहा है। समाजवादी पार्टी के विधायक पार्शनाथ यादव के निधन के बाद जौनपुर की मल्हनी सीट खाली हुई है। यह दोनों सीट भाजपा कभी नहीं जीत पाई, इसलिए यहाँ पार्टी का जोर ज़्यादा है। सपा के लिए भी इन दोनों सीटों पर कब्जा बनाए रखने की एक बड़ी चुनौती है। कुलदीप सिंह सेंगर को रेप के आरोप में उम्र कैद के बाद बांगरमऊ सीट खाली हुई है। डॉक्टर एसपी सिंह बघेल लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए। उन्हें सांसद बने 1 साल से अधिक हो गए, लेकिन यह सीट भी खाली है। एसपी बघेल की टुडला सीट अभी भी खाली पड़ी हुई है। जन्मेजय सिंह के निधन के बाद देवरिया सीट भाजपा नेता जन्मेजय का पिछले दिनों ही निधन हो गया था। यह सीट भी खाली है और भारतीय जनता पार्टी की कोटे की सीट यह मानी जाती रही है। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे चेतन चौहान के निधन के बाद नौगांव सादात सीट और दूसरी कैबिनेट मंत्री कमल रानी वरुण के निधन के बाद घाटमपुर सीट और धीरेन्द्र सिंह सिरोही के निधन के बाद बुलंदशहर सीट खाली है। इन सभी सीटों पर चुनाव होना है। पूरी तरीके से मामला समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी होता जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती का फैक्टर कितना हम होगा, मायावती किस तरफ करवट लेंगी और हाथी को लेकर के अगर कमल का साथ देती है हाथी तो निश्चित रूप से समीकरण गड़बड़ा सकता है। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपको हमारी रिपोर्टिंग निष्पक्ष लगे और पसंद आए तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं ताज़ा मुद्दों पर निष्पक्ष विश्लेषण। दूसरी खबरों की रिपोर्टिंग के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।